हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की यह वीडियो रहने वाली है क्लास 11th के लिए, जो कि है हमारा अध्याय 5 यायावर साम्राज्य इतिहास का दोस्तों। ठीक है, तो आप बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, कमेंट भी आ रहे थे कि आपका सर इतिहास का टॉपिक करवाए, तो हम लेके आ गए इतिहास का। ठीक है, पूरा का पूरा जो है ये एक ही लेक्चर में हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना आप। तो आपको, अगर आप शेयर करते हैं तो आपको ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आगे भी मिलती रहेंगी। ठीक है, हाँ, तो आगे देखो, ययावर साम्राज्य है क्या, सबसे हम पहले पढ़ेंगे ययावर साम्राज्य है क्या, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, थोड़ी सी हम छोटी कर लेते हैं यहाँ पर। हाँ, देखो, ययावर साम्राज्य क्या है, ये विरोधात्मक प्रतीक का छोड़ दो, इसे मेन चीज पर आओ। ये घुमक्कड़ है। इसका मतलब क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जो एक देश में न रहता हो, यानी एक जगह पर न रुकता हो, अलग अलग जगह पर वह जाता हो। जैसे एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान, तीसरे चौथे, यानी कि जैसे हम है, हमारा एक गांव है तो हम एक गांव में ही निरंतरता बनाए हैं वो है। पर ये जो लोग हैं एक गांव में नहीं रहते हैं, बल्कि अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। अब आगे देखो, इस अब आपको यायावर का मतलब पता आ गया कि ये हमारे सामने यायावर साम्राज्य है क्या दोस्तों, समझ में आ गया ना। अब देखो आगे, इन्होंने पार महाद्वीप साम्राज्य, यानी कि इन्होंने पार महाद्वीप नामक एक साम्राज्य बनाया, इनमें लोग जुड़े और अपना एक साम्राज्य इन्होंने यहाँ पर बना करके तैयार किया, जिसमें एक गजब की सेना और यहाँ पर प्रतिष्ठित सेना तंत्र का निर्माण इन्होंने यहाँ पर किया, देख लो गौर से। और शासक संचालन की प्रभावी पद्धतियों का सूत्रपात किया। देखो, इस चीज में मेन इंपॉर्टेंट एक तो है घुमक्कड़कारी थे, एक पार महाद्वीप, और एक सैनिक तंत्र बहुत ही है इंपॉर्टेंट है। देखो, मैं आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पर मेन देखो, एक तो घुमक्कड़कारी और एक पार महाद्वीप और एक सैनिक तंत्र, ये तीन चीजें आपको इसमें यायावर साम्राज्य की अगर पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर जी, आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या दिया गया है, देखो, हमें ये सबसे पहले पता चले यायावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोत। आज हम यायावर साम्राज्य पढ़ रहे हैं तो इसके क्या ऐसे स्रोत रहे हैं जिनकी वजह से हम आज ये चीजें पढ़ पा रहे हैं। तो देखो, इनका पढ़ने के लिए हमारे यहाँ पर एक इतिव्रत होता है। इतिव्रत में उनके जो उल्लेख किया गया है किसके बारे में, यायावर समाज या फिर साम्राज्य के बारे में। ठीक है, यात्रा वृतांत के में भी किया गया है, साहित्यों के दस्तावेज जो मिलते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें पता चलता है यायावर साम्राज्य के बारे में। कुछ निर्णायक स्रोत हमें चीनी, मंगोली, फारसी और अरबी भाषा में उपलब्ध हुए हैं। समझ में आया कि नहीं आया। देखो, कौन कौन सी भाषा में आए हैं, थोड़ा सा इसको याद कर लेना। चीन, मंगोल, फारसी और अरबी, ये चार भाषाएं हैं हमारे मुख्य तौर पर, जिससे हमें क्या पता चलता है, यायावर साम्राज्य के बारे में पता चलता है। इसमें भी अगर मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर आपको बताऊं तो मुख्य तौर पर आप ध्यान दीजिए, एक तो इतिव्रत, एक यात्रा वृत्तांत, एक कुछ चीन है, सॉरी, जो कुछ भाषाएं हैं जिससे पता चलता है, चीन, मंगोल, फारसी और अरबी। बस इतनी ही चीज़ें आप इसमें आपको याद करनी है, और भी याद करनी है। मैं आपको बताता हूँ कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं। हम चीनी, देखो कौन सी हम चीनी, यानी कि चीन में रहने वाले जो लोग हैं, चीनी, मंगोलियाई, फारसी, अरबी, इतालवी, लैटिन, फ्रेंच, रूसी स्रोतों के पारगमन मंगोल साम्राज्य के विस्तार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। तो वही बात कुल मिला करके आ गई कि इसका पूरा सार मैं आपको बता देता हूँ। देखो, एक तो क्या है इसमें, एक तो अपने यायावर साम्राज्य में एक तो इतिव्रत याद रख लेना, मैं आपको याद करवाता हूँ साथ साथ में। देखो, इतिव्रत रख लेना, दूसरा यात्रा वृत्तांत, तीसरा कौन कौन सी भाषा थी हमारे ऊपर, कौन था, हमारे चीन है तो यहाँ पर, और एक मंगोली और फारसी और अरबी, चार भाषाएं मुख्य रूप से यहाँ पर इनकी जो भाषा में उपलब्धि दी गई है यायावर साम्राज्य के बारे में हमें पता चलता है। आगे देखो, आगे विशेषता क्या है, ऐसी क्या विशेषता आ पड़ी जिसकी वजह से हम यहाँ पर यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ऐसी कौन सी विशेषता है यायावर साम्राज्य की जिसके बारे में यायावर साम्राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। देखो, ये पूछा जा सकता है ऑप्शन में कि कौन सी शताब्दी में है ये टॉपिक, तो हम लिखेंगे 13वीं 14वीं शताब्दी में यह आया। कौन आया, यायावर साम्राज्य। ठीक है,
इन्होंने पार महाद्वीप साम्राज्य की स्थापना की, ये पढ़ दिया। सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज मैं आपको बताने वाला हूँ वो थोड़ा सा ध्यान से आप देख लेना, चंगेज। इसका नाम आप याद कर लो क्योंकि पूरे चैप्टर में इसी की भूमिका है। ये इतना खतरनाक बंदा था, इतना घमंडी कह सकते हैं हम, इतना क्रूर शासक था ये। क्रूर चंगेज खान इतना क्रूर शासक था कि इसने जहाँ पर भी जाता लोगों को मार देता, खत्म कर देता ये बंदा, ठीक है। और इसका नेतृत्व चंगेज खान ने किया, किसका? पार महाद्वीप साम्राज्य का। अब आपको समझ में आ गया, मुझे पता है। देखो टॉपिक वाइज बांटते चलेंगे। मध्य एशिया यायावर साम्राज्य की विशेषता, विशेषता में क्या पढ़ा हमने? 13वीं 14वीं शताब्दी पढ़ ली हमने। पार महाद्वीप के बारे में हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। चंगेज खान ने नेतृत्व किया और एशिया महाद्वीप पर विस्तृत है साम्राज्य, किसका? चंगेज खान का जो साम्राज्य एशिया और यूरोप पर विस्तृत रूप से फैला हुआ है। 2 पॉइंट हो गए। और तीसरा पॉइंट देखो, कृषि पर आधारित, कृषि पर आधारित चीन, कृषि पर आधारित चीन के साम्राज्यिक साम्राज्यिक निर्माण व्यवस्था की तुलना शायद मंगोलिया यायावर लोग दीनहीन जटिल जीवन से दूर एक सामान्य सामाजिक और आर्थिक परिवेश में जीवन बिता रहे थे। लेकिन मध्य एशिया में यह यायावर एक ऐसे अलग द्वीप में निवास नहीं थे जिसमें ऐतिहासिक प्रवृत्ति, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो। वैसे मैं आपको बेसिक सी चीज़ के बारे में यहाँ पर जानकारी दे देता हूँ। इसमें किसके बारे में बताया गया है? देखो इसमें यह बताया गया क्या है कि जो चीन के जो निवासी है ना दोस्तों, इस जो चीन के निवासी है वो चीन के निवासी अपने आप में क्या थे कि एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, कृषि करते थे। यायावर साम्राज्य कृषि नहीं भी करता तो भी इसका जो जो विस्तार था वो बहुत सारे देशों में था। और क्या दिया गया है इनकी विशेषताओं में? इन समाजों में विशाल, इन समाजों ने विशाल विश्व के अनेक, देखिए देखो मैंने आपको ये पहले बता दिया, ये पॉइंट थोड़ा सा बाद में आया है। देखो क्या है, अनेक संपर्क था इसमें, अनेक देशों से संपर्क था, उनके ऊपर अपना प्रभाव छोड़ रखा था। किसने? जो यायावर साम्राज्य ने। किसने? चंगेज खान ने, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे किसकी बात आती है दोस्तों? बर्बर। बर्बर एक शब्द दिया हुआ है किताब में, अगर आप देखना चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ किताब में। आप सोचेंगे सर तो कहाँ से कहाँ पर ला रहे हैं, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों ये देख लीजिए, बर्बर के बारे में यहाँ पर बताया भी गया है, अंग्रेजों के बारगोमिक शब्द, इसके बारे में ये इतना सारी डिटेल दी गई है। तो ये डिटेल आपको मैं नोट्स में बता दूंगा, ज़्यादा ये यहाँ पर कुछ तो बकवास लिखी होती है, ठीक है। तो जो ऐसे अलग से टॉपिक आते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, अलग से आते हैं, ठीक है। तो जो भी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आएंगे वो मैं आपको बताता जाऊंगा, ठीक है। आगे भी हम बात करें, ये मैप वगैरह भी आपको सब बताऊंगा, ठीक है। अभी हम कहाँ पर है? अभी हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं, किस कहाँ पर? बर्बर पर पहुँच चुके हैं, ठीक है। इसके बारे में विस्तृत जानकारी लेने के बाद में हम यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए आगे चर्चा, तो बर्बर में मुख्य रूप से इतना ही टॉपिक आ जाता है कि बर्बर शब्द यूनानी भाषा का है। यूनानी भाषा का याद रखना आप यार, ये क्वेश्चन आ सकता है। क्या सा है? यूनानी भाषा का ये शब्द है, ये कहाँ से आया हुआ है? ये यूनानी भाषा का शब्द बारबरोस शब्द है। ये इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है गैर यूनानी लोग, यूनानी लोग नहीं है जो, उनके लिए ये बर्बर शब्द का प्रयोग किया गया है। आगे इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, देखो मंगोलों की सामाजिक स्थिति। मंगोलों की यानी कि जो चंगेज खान ने नेतृत्व किया था ना मंगोल, उनकी जो सामाजिक स्थिति कैसी थी दोस्तों? सामाजिक स्थिति कैसी थी? देखो दोस्तों मैं टॉपिक वाइज आपको अलग अलग चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप टॉपिक वाइज यहाँ पर अलग से अच्छे से आप याद कर सकते हैं। देखो मैं इस तरीके से आपको समझा रहा हूँ कि आपके माइंड में याद करने की जरूरत है, यहीं से आपको याद करवा रहा हूँ डायरेक्टली, ठीक है। और ये वीडियो आप जितना शेयर कर सके शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को, अपने क्लासमेट को शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए, जिससे हमारे को सहायता मिले और हम आपके लिए और भी वीडियो यहाँ पर उपलब्ध करवाएं, ठीक है दोस्तों। देखो मंगोल की सामाजिक स्थिति के बारे में हम जानकारी करते हैं। मंगोल, देखो मंगोल जो है वो चंगेज खान ने अपना नेतृत्व किया था, आपको पता ही है इसके बारे में। देखो पहला पॉइंट, मंगोल समाज में विविध सामाजिक समुदाय थे, ये पशुपालन करते थे और शिकार संग्रह थे। अब देखो पशुपालन में कौन कौन से? घोड़े, भेड़, बकरी करते थे, ठीक है। अब ये पालते थे, यानी कि पशुपालन। मध्य एशिया में घास में रहते थे और यहाँ छोटे छोटे शिकार उपलब्ध थे,
ठीक है। और भी देखो आगे मैं आपको बता देता हूँ। और इसमें है शिकारी संग्रहक साइबेरिया वनों में रहते थे और पशुपालन की तुलना में गरीबी होती थी। पशुपालनों की तुलना में गरीबी होती थी और चारण क्षेत्र में साल की कुछ अवधि में कृषि करना पड़ता संभव था। और परंतु मंगोलों ने कृषि को नहीं अपनाया। मंगोलों ने किसको नहीं अपनाया? कृषि को नहीं। जैसे मंगोल कौन थे? चंगेज खान था अपना। चंगेज खान का मैंने कहा था ना, कृषि वो है वो नहीं करता था, ठीक है। मंगोल का कृषि यहाँ पर नहीं करता था। और आगे देखो, वह आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवारों तथा कुलों को परिसंघ बना लेते थे और वे लोग पशुधन के लिए लूटमार करते थे वे और चारागाही के लिए लड़ाइयाँ करते थे। क्योंकि यार ये जो वस्तुएं हैं वहाँ पर जो खाने की है वहाँ पर कम थी, इसीलिए लड़ाइयाँ वगैरह वहाँ पर होती रहती थी, ठीक है। इतना क्लियर हुआ ना आपकी चीज़? अब देखो पूरा रिवीजन हम कर लेते हैं इस टॉपिक का। देखो सबसे पहले पॉइंट, उंगलियों पर गिनना शुरू करो। ये सामाजिक समूह थे अलग अलग। इनमें क्या था? पशुपालन करते थे, सिंगारिक समाज थे, समझा गया। पशुपालन में कौन कौन थे? पशुपालन में घोड़े, भेड़, ऊंट का ये पालन करते थे, ठीक है। 2 पॉइंट। तीसरे में घास के मैदान में रहते थे भाई। ये पशुपालन है ना जो घास के मैदान में रहते थे। और अगर हम बात करें यहाँ पर घास के मैदान में रहते थे तो छोटे छोटे शिकारी उपलब्ध थे यार, ये सरकार कर लेते थे। अगला पॉइंट देखो, अपने अगले पॉइंट में है यहाँ पर शिकारी संग्रहक जो है साइबेरियाई। ये थोड़ा सा वर्ड आप याद रख लेना, साइबेरियाई वनों के नाम है। वनों में रहते थे, पशुचालन की तुलना में यार गरीब थे ये थोड़े से, ठीक है। अब आगे समझ आ गया। ये चारण के लिए साल में की अवधि में यार खेती करना भी संभव था, खेती तो करनी पड़ती थी, खाएंगे क्या। परंतु मंगोलों ने कृषि का नहीं अपनाया। कृषि को नहीं बनाएंगे, कृषि हम नहीं करेंगे, औखी लगती है कृषि, ठंड में कौन बढ़े, सर्दियों में कौन करे ठंडी, कौन करे। देखो आगे देखो, वह आत्मरक्षा और आक्रमण के लिए परिवारों व कुलों की परिसंघ बना लेते थे। परिसंघ यानी एक संघ बना लेते थे, एक समूह बना लेते थे जिससे उन पर कोई भी वार करता है तो वह भारी न पड़े और वह लोग हैं वो उसका सामना कर सके, एक संघ बना लेते थे। और वे लोग पशुधन के लिए लूटमार करते थे और चारागाह के लिए लड़ाई करते थे। बेसिक से पॉइंट है, याद आ गए। मैं उंगलियों पर वापस इसे दोहरा सकता हूँ। क्या है कि वे सामाजिक समुदाय थे, पशु थे। पशु में कौन कौन रखते थे? भेड़, बकरी, ऊंट रखते थे। आप लिख सकते हो घास के मैदान में रहते, छोटे छोटे शिकार उपलब्ध थे और साइबेरियाई के वनों में रहते थे और ये गरीब थे थोड़े से। और यहाँ पर अगर बात करें हम, कृषि करना संभव था परंतु इन्होंने कृषि को नहीं अपनाया। आक्रमण के लिए परिवारों का संघ बनाते थे और आत्मरक्षा के लिए, और वह लोगों को लूटमार करते थे, चारागाह के लिए लड़ाई भी करते थे। तो ये सारी सी नॉर्मल सी इनकी क्या है विशेषताएं हम यहाँ पर कह सकते हैं। स्थिति, सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति तो यही होगी ना मेरे दोस्तों। अब आगे देखो, मंगोलों के सैनिक प्रबंधन की विशेषता। सैनिक प्रबंधन, मैंने कहा था ना सैनिक तंत्र बहुत ही इन्होंने अच्छा बनाया था। तो वो सैनिक तंत्र कौन सा था? सैनिक तंत्र के बारे में मैं आपको बताता हूँ। मंगोल सैनिकों में प्रत्येक सदस्य व्यवस्था, व्यसक और हथियारबंद घुड़सवार दस्ता होता था। ये थोड़ा सा आप याद कर लेना क्या था। ये देखो, घोड़ा, सैनिक के पास घोड़ा नहीं होगा तो क्या होगा? हथियार नहीं होगा तो क्या होगा? स्वास्थ्य के लिए नहीं होगा तो क्या होगा? सेना में भिन्न भिन्न जातियों के संगठित सदस्य थे। आगे देखते हैं हम, आगे देखने को मिलता है उनके जो सेना है, सेना तुर्की मूल के और केराइट भी शामिल थे। ये आप लिख लेना, थोड़ा सा याद कर लेना। सेना तुर्की और हम कह सकते हैं यहाँ पर केराइट के लोग में शामिल थे। आगे देखो, उनकी सेना स्पेटी क्षेत्र की पुरानी दशमलव प्राणी के अनुसार गठित की गई, ठीक है। आगे मंगोलिया जनजातीय समूहों के विभाजन करके नवीन सैनिक इकाइयों के विभक्त किया गया। सबसे बड़ी इकाई लगभग 10,000 सैनिकों की थी। यानी कि इन्होंने क्या कर दिया, अलग अलग सैनिकों को टुकड़ों के रूप में बांट दिया और बांटने पर सबसे बड़ी इकाई वो 10,000 सैनिकों का एक इकाई थी, ठीक है। क्या उस एक इकाई में 10,000 थे, सबसे बड़े 10,000, बाकी कम से कम यहाँ पर कम से कम होते रहते थे। आपको क्लियर है ना ये बात? देखो
ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं कह सकते, पर ये तो आपको बेसिक से याद ही है यार, याद ही है। हथियार होते थे, घोड़े होते थे, फलाना होते थे, और वो जातियों के आधार पर भिन्न भिन्न थे, और यहाँ पर तुर्की मूल के थे, और सबसे अलग अलग इकाइयों में बांटे गए थे। अलग अलग इकाइयों में कई इकाइयों में सैनिक अधिक होते थे, कई कई इकाइयों में सैनिक कम होते थे, और सबसे बड़ी इकाई है वो 10,000 सैनिकों की इनकी थी। ये टॉपिक क्लियर हुआ। अब है बुखारा पर कब्जा। बुखारा एक क्षेत्र का नाम है दोस्तों, बुखारा, कहीं पर आप वो बुखार वाला मत समझ लेना। बुखारा पर कब्जा। देखो दोस्तों, बुखारा 13वीं-14वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, आपको इतना तो क्लियर है ना, कहीं पर भूल गए हो पैसे वाला। मैं साथ साथ में आपको याद कर रहा हूँ यार, ये वीडियो में मजाक नहीं कर रहा, ये वीडियो अगर आप 2 बार देख लोगे ना, 2 बार में आपका पूरा का पूरा चैप्टर है ना ये क्लियर हो जाएगा दोस्तों, पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा भी आप यहाँ पर नहीं चूकने वाले हैं। आप इस वीडियो को 2 बार देख लेना, ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ लेना। कहीं पर नहीं जाने वाले इस चैप्टर के आंसर, कहीं पर भी नहीं जाने वाले इस चैप्टर के, ठीक है। देखो 13वीं शताब्दी में क्या हुआ, ध्यान से समझना। 13वीं शताब्दी में ईरान पर क्या हुआ, ईरान पर मंगोलों के बुखारा की विजय का वृत्तांत एक फारसी इतिवृत्तकार ज़ेनोनी 1220 में दिया। अब हमें ये पता नहीं है कि ये बंदा सही कह रहा है गलत कह रहा है, हमें तो बस उस आधार पर चल रहे हैं। किस में लिखा हुआ है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 13वीं शताब्दी में क्या हुआ, ईरान पर कब्जा कर लिया। किसने, मंगोलों ने। ईरान के कौन से क्षेत्र में, बुखार नामक एक क्षेत्र था जिसमें किसने कब्जा कर लिया, अपने मंगोलों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया। इतनी बात क्लियर है ना। इसका जानकारी देखो, मंगोलों ने विजय किया ईरान के बुखार क्षेत्र पर। अब बुखार क्षेत्र पर ये लिखा कहाँ हुआ है, ये फारसी भाषा में लिखा हुआ है। अपने बात करें यहाँ पर इतिवृत्तकार ज़ेनोनी 1220 में दिया गया था, इसमें लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। 1220 में यहाँ पर इन्होंने लिखा था दोस्तों। आगे देखो बुखारा पर कब्जा की बात कर रहे हैं हम। आगे देखो, इनके कथनानुसार नगर की विजय के बाद, नगर विजय हो गया, यानी बुखार पर कब्जा कर लिया इन्होंने, कब्जा हो गया, विजय हो गई इनकी, क्या हो गई, विजय, ठीक है। विजय इनको प्राप्त हुई बुखार पर तो चंगेज खान का उत्सव मैदान गया, जहां पर नगर के धनी व्यापारी एकत्रित थे, उसे संबोधित कर रहा था, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें आपको याद होनी चाहिए। और लोगों तुम्हें यह ज्ञात होना चाहिए कि तुम लोगों ने अपने पाप किए हैं, और तुम में से जो अधिक संपन्न लोग हैं उन्होंने सबसे अधिक पाप किए हैं। अगर तुम मुझसे पूछो कि इसका मेरे पास क्या प्रमाण है, तो इसके लिए मैं कहूँगा कि मैं ईश्वर का दंड हूँ। यदि तुमने पाप न किए होते तो ईश्वर ने मुझे दंड हेतु तुम्हारे पास न भेजा होता। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज का ही है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये। इसको आपको याद करना है, पढ़ने से काम नहीं चलेगा। ये सीधा पूछा जा सकता है। कैसे पूछा जा सकता है मैं आपको बताऊंगा। प्रश्न कुछ इस तरीके से आ गया, प्रश्न कुछ इस तरीके से आएगा। बुखार पर विजय करने के बाद मैदान उत्सव में चंगेज खान ने भाषण के रूप में क्या कहा, तो आपने ये चीज लिखनी है, ठीक है। क्लियर है ना ये बात। अब आगे देखो, तो आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबी हो रही है, थोड़ा 2 पार्ट करने पड़ेंगे इसकी, बस फिलहाल पढ़ते हैं। देखो 13वीं शताब्दी में मंगोलों की शासन की व्यवस्था, शासन उन्होंने किस तरह से किया, तो थोड़ा सा हम फास्ट पढ़ेंगे, आपको नोट्स है तो आप पढ़ सकते हैं। देखो 13वीं शताब्दी के मध्य तक मंगोल एक एकत्रित जन समूह के रूप में उभरकर सामने आया। उन्होंने एक ऐसे विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया में पहले नहीं देखा गया। तो यार ये बेसिक सी चीज़ें कही हुई है, ये तो आपको याद करने की जरूरत ही नहीं है, याद हो गई है वैसे। उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों के शासन किया, जिनके अपने इतिहास, संस्कृति और नियम थे। आगे देखो, हालांकि मंगोलों का अपने साम्राज्य के क्षेत्र में राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से वे
अल्पसंख्यक ही थे। ठीक है, चंगेज खान के बारे में पढ़ने वाले, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेरे हिसाब से परीक्षा में पूछा जाएगा तो आपको यही चैप्टर इसी इसी टॉपिक से यहाँ पर पूछा जाएगा। ठीक है, इसी चैप्टर से थोड़ा सा स्टार अच्छा बना देते हैं। देखो, चंगेज खान का जन्म, दिस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1162 ईस्वी में मंगोलिया में हुआ। कहाँ पर हुआ? मंगोलिया में, 1162 ईस्वी में। प्रारंभिक नाम इनका था तेमुजीन। 1206 ईस्वी में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद इन्होंने क्या किया? तेमुजीन सपेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। उसमें चंगेज खान, समुद्री खान और सार्वभौम शासक को उपाधि धारण की और मंगोलों का महानायक घोषित हुआ। सिंपल सी बात कही गई है। चंगेज खान का जन्म दिया गया है 1162 ईस्वी में, कहा हुआ मंगोलिया में हुआ। उनका और नाम तेमुजीन था। 1206 ईस्वी में शक्तिशाली जमुका और नेमन लोगों से निर्णय लिया, वहाँ पर गए, वहाँ पर प्रभावशाली इनको शक्तियाँ प्राप्त हुई, प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में यह उभर कर आए और ये चंगेज खान के महानायक के रूप में देखे गए। सिंपल सी बात है, ऐसा बकवास चीज़ें लिख देते हैं जिससे बच्चों का ध्यान कन्फ्यूज हो जाता है। चंगेज खान और मंगोलों का विश्व का इतिहास में स्थान कौन सा रहा है मेरे दोस्तों? तो विश्व में इतिहास की बात करें, मंगोला के चंगेज खान एक महान शासक है। महान तो क्या, कई साला घटिया शासक था ये, एक नंबर का, इतना बेहुदा और इतना कह सकते हैं हम। ठीक है, उसने मंगोलों को संगठित किया, चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई, पार महाद्वीप साम्राज्य बनाया, व्यापार के रास्ते तथा बाजार को पुनर्स्थापित किया। इसका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र था जो कि चंगेज खान और महान राष्ट्र नायक के रूप में तथा उदार व्यक्ति के रूप में मान्य हुआ। इसमें इसकी बढ़ाई की गई है इतिहास में, यानी कि इसे बहुत ही अच्छा दर्शाने की कोशिश की गई है। अब आप भी इसे अपने तरीके से कैसे भी अच्छा दर्शा सकते हैं। थोड़ा सा देखो, इसमें महानायक था, उसने ये किया, फलाना किया, धिकड़ा किया, यहाँ इसमें लिखा हुआ है। ठीक है, और बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक था ये है। ठीक है, बहुधार्मिक यानी कि अलग अलग जाति, अलग अलग भाषा, अलग अलग धार्मिक के रूप में है अपने आप को व्यक्त करता था दोस्तों। ठीक है, आगे देखो, चंगेज खान की सैनिक उपलब्धियां जो हमने ऊपर पढ़ा ना, अब ऊपर वाला और ये वाला सेम है, बकवास करनी थी उनको तो इन्होंने कर दी। तो यहाँ पर अब क्लियर पढ़ लेते हैं। कुशल घुड़सवारी वाली सेना अलग थी, फर्स्ट। नंबर 2, तीरंदाजी, वाह तीरंदाजी। अब देखो, आप लिख सकते तीरंदाजी, तलवारबाजी। देखो मौसम की जानकारी, कितनी दासू चीजें इन्होंने अलग अलग की। ठीक है, और हम करें, घेराबंदी की नीति इन्होंने समझाई। और नेफ्ता बम्बारमी, क्या लिखा है नेफ्ता बमबारी किस तरीके से उसकी शुरुआत है। और हल्के चल उपसंस्कारों का निर्माण इन्होंने किया। तो ये अलग अलग बताए गए हैं। चंगेज खान के वंशजों की उपलब्धियां, चंगेज खान की वंशजों की उपलब्धियों के अगर बारे में हम बात करें, तो दोस्तों चंगेज खान के वंशजों की उपलब्धि हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे। देखो मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा कितना सा रह गया। चंगेज खान के वाला रह गया, फिर इनकी चंगेज खान की उपलब्धियाँ रह गई हैं, फिर इनकी वंश से संबंधित, फिर यास ये तो छोड़ दो आप, फिर ये छोड़ दो, फिर अपने युद्धों की हानियाँ के बारे में थोड़ी सी रह गई है, फिर मंगोल साम्राज्य का पतन, फिर पतन का मूल कारण क्या था। बस इतने से टॉपिक हमारे रह गए हैं, 1 2 3 और 4 5 6 और यहाँ पर देखिए 7 टॉपिक हमारे रह चुके हैं। 8 टॉपिक हमारे रह चुके हैं, तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे ताकि आपको भी थोड़ी सी आसानी होगी। तो दोस्तों हमारा जितना हो सके इस चैनल को क्या कीजिए, बढ़ावा दीजिए और हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।
और अगर आपको ऐसी ही वीडियो चाहिए, हाँ एक बात और, अगर आपको चैप्टर 4, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, अगर आपको चैप्टर 4, यहाँ पर आ जाओ, अगर आपको चैप्टर 4 के नोट्स चाहिए, नोट्स वो भी हैंड रिटन, हैंड रिटन, हैंड रिटन नोट्स, अगर आपको ये चाहिए तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपको वीडियो बना के बता दूंगा कि हमारे इस क्लास चैप्टर 4 के नोट्स आपको मैं उस वीडियो पर उपलब्ध करवा दूंगा दोस्तों। तो हमारी वीडियो है वो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है यहाँ पर, इसीलिए तो ठीक है दोस्तों, 25 मिनट की वीडियो हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। आपकी हाफ ईयरली से पहले, यानी कि राजस्थान बोर्ड की हाफ ईयरली हो रही है, ये भी और भी अन्य बोर्ड वाले देख सकते हैं बेसिक से। तो जो आपकी हाफ ईयरली का एग्ज़ाम ये है 13 तारीख को, आज तो आज इसका ना ये चैप्टर मैं आपको क्लियर करवा दूंगा और 4th चैप्टर क्लियर करवा दूंगा। ठीक है, 4th चैप्टर के आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, उससे आप याद कर लेना, और 5 चैप्टर का एक लेक्चर और करवा दूंगा, वो आप क्लियर कर लेना। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट करवा देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। आपके क्लासमेट को, हर स्टूडेंट के पास ये वीडियो पहुँचनी चाहिए। आपके बड़े स्टूडेंट, छोटे स्टूडेंट को भी यह वीडियो दे दीजिए। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनको भी, अगर ये ही अगर आपको चाहिए, ये नोट्स चाहिए, अगर ये जो यहाँ से जो मैं नोट्स आपको यहाँ से जो पढ़ा रहा हूँ, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए, और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हमको ये नोट्स चाहिए, तो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।